अध्याय 5 फ्लर डेलाकॉर। हैरी और डंबलडोर रॉन के घर के पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंच गए, जिसके चारों तरफ पुराने वेलिंगटन जूतों और जंग लगी कढ़ाइयों का जाना पहचाना अटाला पड़ा था। हैरी को दूर वाले शेड से उनींदी मुर्गियों की हल्की कुटकुट की आवाजें सुनाई दे रही थी। डंबलडोर ने 3 बार दस्तक दी और हैरी को किचन की खिड़कियों के पीछे अचानक हलचल सुनाई दी। कौन है? मिसेस वीजली ने घबराई हुई आवाज में पूछा। अपना परिचय दो। मैं डंबलडोर हूँ, हैरी को लाया हूँ। दरवाजा तत्काल खुल गया। वहां नाटी और मोटी मिसेस वीजली खड़ी थीं, जो हरे रंग का पुराना ड्रेसिंग गाउन पहने थीं। हैरी बेटा, ओह एल्बस, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपने तो कहा था कि सुबह से पहले आपके आने की उम्मीद न करूं। हमारी किस्मत अच्छी थी, डंबलडोर ने हैरी को चौखट के ऊपर धकाते हुए कहा। स्लगहॉर्न मेरी उम्मीद से कहीं जल्दी मान गया। जाहिर है यह हैरी की वजह से हुआ। ओह हेलो निम्फेडोरा। हैरी ने चारों तरफ देखा। मिसेस वीजली इतनी रात को भी अकेली नहीं थी। एक युवा जादूगरनी टेबल पर बैठी हुई थी, जिसका दिल के आकार का पीला चेहरा और चूहे जैसे भूरे बाल थे। उसके हाथों में एक बड़ा मग था। हेलो प्रोफेसर, उसने कहा। कैसे हो हैरी? हाय टोंक्स। हैरी ने सोचा कि वह थोड़ी परेशान और बीमार दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुराने के लिए भी उसे जबरदस्ती कोशिश करनी पड़ रही थी। निश्चित रूप से उसका हुलिया कम रंगीन था, क्योंकि उसके आम तौर पर बबलगम जैसे गुलाबी बालों का रंग बदल गया था। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, उसने जल्दी से कहा और खड़े होकर अपने चोगे को अपने कंधों पर खींचा। मॉली, चाय के लिए और सहानुभूति के लिए धन्यवाद। मेरे कारण जाने की जरूरत नहीं है, डंबलडोर ने शिष्टता से कहा। मैं रुकूंगा नहीं। मुझे र्यूफस स्क्रिमग्योर के साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करनी है। नहीं नहीं, मुझे वैसे भी जाना है, टोंक्स ने डंबलडोर से नजरें चुराते हुए कहा। गुड नाइट। तुम वीकेंड पर डिनर के लिए क्यों नहीं आती हो? रीमस और बावरी नैन भी आ रहे हैं। नहीं मॉली, धन्यवाद। सभी को गुड नाइट। टोंक्स डंबलडोर और हैरी के पास से तेजी से निकलकर अहाते में पहुंच गई। वह चौखट से कुछ दूर जाकर घूमी और अंतर ध्यान हो गई। हैरी ने देखा कि मिसेस वीजली परेशान दिख रही थी। डंबलडोर ने कहा, अच्छा तो हैरी, पोली, हॉगवर्ट्स में मिलते हैं। अपना ध्यान रखना। मॉली, मैं चलता हूँ। उन्होंने मिसेस वीजली की तरफ देखकर अपना सिर झुकाया और टोंक्स की तरह ही उसी जगह पर पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गए। अहाता खाली होने के बाद मिसेस वीजली ने दरवाजा बंद कर लिया और फिर हैरी का कंधा पकड़कर उसे टेबल पर रखी लालटेन की रोशनी में ले गई, ताकि उसके हुलियों को ठीक से देख सके। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए आ भरी और बोली, तुम भी रॉन की तरह हो। तुम दोनों को देखकर लगता है कि किसी ने तुम पर खिंचाव मंत्रों का प्रयोग कर दिया हो। कसम से, जब से मैंने रॉन को स्कूल के दुशाले दिलवाए हैं, तब से वह 4 इंच लंबा हो गया है। तुम्हें भूख लगी है हैरी? हाँ लगी है, हैरी ने कहा और उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कितना भूखा था। बैठ जाओ बेटा, मैं कुछ बना देती हूँ। जैसे ही हैरी बैठा, चपटे मुंह वाली एक बिल्ली उछलकर उसके घुटनों पर बैठ गई और हल्की हल्की आवाजें निकालने लगी। तो हरमाइनी भी यही है? उसने खुशी से पूछा और क्रुक्शेस के कान के पिछले हिस्से को खुजाने लगा। ओह हाँ, वो परसों ही आई है, मिसेस वीजली ने कहा और अपनी छड़ी से स्टील के एक बड़े बर्तन को ठोका। बर्तन तेज धमाके के साथ उछलकर स्टोव पर पहुंच गया और इसके अंदर की चीज फौरन उबलने लगी। जाहिर है इस वक्त सभी लोग सो रहे हैं। हमें तो अभी कई घंटों तक तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। या लो। उन्होंने बर्तन को दोबारा ठोका। यह हवा में ऊपर उठा, हैरी की तरफ आया और तिरछा हो गया। मिसेस वीजली ने समय रहते उसके नीचे एक प्याला सरका दिया, ताकि प्याज के धुएं उड़ाता सूप की मोटी धारा उसमें भर जाए। ब्रेड लोगे बेटा? धन्यवाद मिसेस वीजली। उन्होंने अपनी छड़ी कंधे के पीछे की तरफ लहराई। ब्रेड और चाकू उड़कर टेबल पर आ गए। जब ब्रेड अपने आप कटने लगी और सूप का बर्तन वापस स्टोव पर पहुंच गया, तो मिसेस वीजली उसके सामने बैठ गई। तो तुमने हॉरेस स्लगहॉर्न को हॉगवर्ट्स लौटने के लिए मना लिया? हैरी ने सिर हिलाया। उसका मुंह गर्म सूप से इतना भरा हुआ था कि वह बोल नहीं सकता था। मिसेस वीजली ने कहा, उन्होंने आर्थर और मुझे पढ़ाया था। उन्होंने हॉगवर्ट्स में कई वर्षों तक पढ़ाया है। मुझे लगता है वे भी डंबलडोर जितने ही पुराने होंगे। क्या वे तुम्हें पसंद आए?
हैरी के मुंह में ब्रेड भरी थी, इसलिए उसने कंधे उचका दिए और यूं ही सिर झटका दिया। मैं तुम्हारा मतलब समझ गई, मिसेस वीजली ने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा। जाहिर है जब वे चाहे तो आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन वे आर्थर को कभी ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मंत्रालय में स्लगहॉर्न के प्रिय विद्यार्थी भरे पड़े हैं। वे हमेशा विद्यार्थियों की मदद करने में आगे थे, लेकिन उनके पास आर्थर के लिए कभी ज्यादा समय नहीं रहा। उन्हें नहीं लगता था कि आर्थर ज्यादा ऊपर पहुंच पाएंगे, लेकिन इससे यही साबित होता है कि स्लगहॉर्न से भी गलती हो सकती है। मैं नहीं जानती कि रॉन ने तुम्हें किसी चिट्ठी में बताया है या नहीं। यह अभी अभी हुआ है। आर्थर का प्रमोशन हो गया है। यह स्पष्ट था कि मिसेस वीजली यह बात बताने के लिए बहुत उतावली थी। हैरी ने ढेर सारा गर्म सूप निगल लिया। उसे लगा उसका गला जल गया था। उसने सांस छोड़ते हुए कहा, यह तो बहुत बढ़िया हुआ। उसकी आंखों में आए पानी को खुशी के आंसू समझकर मिसेस वीजली मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, रूफस स्क्रिमग्योर ने वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए कई नए पद बनाए हैं। आर्थर नकली रक्षात्मक मंत्र तथा हानिकारक वस्तु खोज एवं जब्ती कार्यालय के प्रमुख बन गए हैं। यह काफी बड़ा पद है। उनके नीचे 10 कर्मचारी काम करते हैं। अब वे क्या करते हैं? देखो, तुम जानते हो कौन के बारे में इतनी ज्यादा दहशत है कि हर जगह अजीब सामान बिकने लगे हैं। ऐसे सामान जो तुम जानते हो कौन और प्राण भक्षियों से सुरक्षित रखने का दावा करते हैं। तुम कल्पना कर सकते हो तथाकथित सुरक्षात्मक काढ़े जो दरअसल अल्मरस मिले पानी के घोल के सिवाय कुछ नहीं है, या रक्षात्मक मंत्रों के निर्देश जिनसे दरअसल कान लटक जाते हैं। कुल मिलाकर इस समय मंडगस फ्लेचर जैसे बहुत से लोग सक्रिय हो गए हैं जिन्होंने जिंदगी में एक दिन भी मेहनत नहीं की है, और वे लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कभी कभार कोई सचमुच खतरनाक चीज भी प्रकट हो जाती है। कुछ दिन पहले आर्थर ने शापित मुखबिर यंत्रों के एक बक्से को जब्त किया था, जिसे निश्चित रूप से किसी प्राण पक्षी ने ही रखवाया होगा। तो देखो, यह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण पद है, और मैं तुमसे कह देती हूँ कि स्पार्क प्लग, टोस्टर और बाकी मगलू सामानों की याद करना मूर्खता है। मिसेस वीजली ने अपनी बात सख्त लहजे में खत्म की, जैसे हैरी ने ही यह सुझाव दिया हो कि स्पार्क प्लग की याद आना अच्छी बात है। हैरी ने पूछा, क्या मिस्टर वीजली अब तक ऑफिस में है? हाँ, सच तो यह है कि उन्हें थोड़ी देर हो गई है। उन्होंने कहा था कि वे आधी रात तक लौट आएंगे। मिसेस वीजली ने मुड़कर एक बड़ी घड़ी की तरफ देखा, जो टेबल के सिरे पर रखी वॉशिंग बास्केट की चादरों के ढेर पर अजीब तरीके से रखी हुई थी। हैरी उस छड़ी को देखते ही तत्काल पहचान गया। इसमें 9 कांटे थे, जिनमें से हर एक पर परिवार के एक सदस्य का नाम लिखा हुआ था। आमतौर पर यह घड़ी वीजली परिवार के लिविंग रूम की दीवार पर टंगी रहती थी। हालांकि इसकी वर्तमान स्थिति से हैरी को लगा कि मिसेस वीजली आजकल इसे अपने साथ लेकर पूरे घर में घूमती थी। इसके सभी 9 कांटे इस वक्त जान का खतरा की तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ समय से ऐसा ही है, मिसेस वीजली ने अपनी आवाज सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा। तभी से, जब से तुम जानते हो कौन दोबारा खुलकर सामने आया है। मुझे लगता है कि अब हर व्यक्ति को जान का खतरा है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हमारे ही परिवार को खतरा है, लेकिन ऐसी घड़ी किसी और के पास नहीं है, इसलिए मैं इसकी जांच नहीं कर सकती। ओह! अचानक आश्चर्य भरी आवाज निकालकर उन्होंने घड़ी की तरफ इशारा किया। मिस्टर वीजली वाला कांटा अब यात्रा पर आ गया था। वे आ रहे हैं। एक पल बाद ही पीछे वाले दरवाजे पर दस्तक हुई। मिसेस वीजली उछलकर जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची। उनका एक हाथ दरवाजे की घुंडी पर था और उनका चेहरा लकड़ी से सटा हुआ था। उन्होंने धीरे से पूछा, आर्थर, तुम हो? हाँ, मिस्टर वीजली की थकी हुई आवाज आई। लेकिन अगर मैं प्राण भक्षी होता तब भी मैं यही कहता, डार्लिंग, सवाल पूछो। ओह, रहने दो मॉली। ठीक है, तुम्हारी सबसे प्रिय महत्वाकांक्षा क्या है? यह पता लगाना कि हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ते हैं। मिसेस वीजली ने सिर हिलाया और दरवाजे की घुंडी घुमाई, लेकिन यह स्पष्ट था कि मिस्टर वीजली दूसरी तरफ से दरवाजा खींच रहे थे, क्योंकि दरवाजा नहीं खुला। मॉली, अभी मुझे तुमसे तुम्हारा सवाल पूछना बाकी है। आर्थर, सचमुच यह तो मूर्खता। वह कौन सा नाम है जो तुम अकेले में मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? लालटेन की धीमी रोशनी में भी हैरी को दिख गया कि मिसेस वीजली का चेहरा लाल हो गया था। उसे भी अपने कान और गले पर अचानक गर्मी महसूस हुई। उसने अपने सूप को तेजी से गटक लिया और चम्मच को प्याले पर जोर से बजाया। उछलती मॉली, मिसेस वीजली ने शर्माते हुए दरवाजे की संद में से फुसफुसा कर कहा। बिल्कुल ठीक, मिस्टर वीजली ने कहा। अब तुम मुझे अंदर आने दे सकती हो। मिसेस वीजली ने दरवाजा खोला। बाहर उनके पति खड़े थे।
वे दुबले, अधगंजे और लाल बालों वाले जादूगर थे जो सींग के फ्रेम वाला चश्मा लगाए थे और एक लंबी धूल भरा यात्री चोगा पहने थे। मिसेस वीजली का चेहरा शर्म के कारण अब भी गुलाबी था। उन्होंने चोगा उतारने में अपने पति की मदद करते हुए कहा, मुझे अब भी ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे घर आने पर हर बार हमें ये सब क्यों करना पड़ता है। मेरा मतलब है प्राण भक्षी तुम्हारा वेश बनाने से पहले तुमसे जबरदस्ती ये जवाब उगलवा लेगा। मैं जानता हूँ डार्लिंग, लेकिन यह मंत्रालय का निर्देश है और मुझे उदाहरण पेश करना है। किसी अच्छी चीज की खुशबू आ रही है। प्याज का सूप। मिस्टर वीजली ने उम्मीद भरी नजरों से टेबल की तरफ देखा। हैरी, हमें सुबह तक तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। दोनों ने हाथ मिलाया और मिस्टर वीजली हैरी के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। मिसेस वीजली ने उनके सामने भी सूप का प्याला रख दिया। धन्यवाद मॉली, मुश्किल रात थी। कोई बेवकूफ भेस बदल मेडल बेचने लगा था। बस उन्हें गर्दन में लटका लो और आप अपनी इच्छा से अपना हुलिया बदल सकते हो। 1 लाख तरह के भेस बदले जा सकते हैं सिर्फ 10 गैलियन में। और उसे पहनने पर दरअसल क्या होता है? ज्यादातर मामलों में तो चेहरे बुरे से नारंगी रंग के हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के शरीर पर कांटे जैसे मस्से भी उग आए हैं, जैसे सेंट मंगोज वालों के पास पहले से ही पर्याप्त काम न हो। लगता है फ्रेड और जॉर्ज इस तरह के काम को मजेदार मान सकते हैं, मिसेस वीजली ने झिझकते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है? जाहिर है मुझे यकीन है, मिस्टर वीजली ने कहा। जब लोग सुरक्षा के लिए इतने चिंतित हैं तो लड़के इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो तुम्हें रोप बदल मेडलों के कारण ही देर हुई थी? नहीं, हमें एलिफेंट एंड कैसल में एक बुरे पलटवार मंत्र की भनक लगी, लेकिन सौभाग्य से जब तक हम वहां पहुंचे तब तक जादुई कानून पालन दस्ते ने उसे सुलझा लिया था। हैरी ने अपने हाथ से जमाई रोकी। बिस्तर, मिसेस वीजली ने तत्काल कहा। उन्होंने उसे जमाई लेते हुए देख लिया था। मैंने तुम्हारे लिए फ्रेड और जॉर्ज का कमरा तैयार कर लिया है। तुम उस कमरे में अकेले सोओगे। क्यों, वे लोग कहाँ गए? मिसेस वीजली बोली। ओह, वे छूमंतर गली में रहते हैं। वे इतने व्यस्त हैं कि अपनी जोक शॉप के ऊपर वाले छोटे फ्लैट में ही सो जाते हैं। मुझे कहना होगा, मैं पहले तो इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें अच्छी खासी व्यावसायिक बुद्धि है। चलो बेटा, तुम्हारा संदूक वहां पहले ही पहुंच चुका है। गुड नाइट मिस्टर वीजली, हैरी ने कहा और अपनी कुर्सी पीछे धका दी। क्रुक्शंस उसकी गोद से हल्के से उछली और कमरे से बाहर चली गई। गुड नाइट हैरी, मिस्टर वीजली ने कहा। हैरी ने देखा कि किचन से निकलते समय मिसेस वीजली ने वॉशिंग बास्केट में रखी घड़ी की तरफ मुड़कर देखा। एक बार फिर सभी कांटे जान का खतरा पर पहुंच चुके थे। फ्रेड और जॉर्ज का बेडरूम दूसरी मंजिल पर था। मिसेस वीजली ने अपनी छड़ी से पलंग के पास रखे टेबल लैंप की तरफ इशारा किया, जो तत्काल जल गया और कमरे में सुनहरी रोशनी हो गई। हालांकि फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता छोटी सी खिड़की के सामने वाली डेस्क पर रखा था, लेकिन फूलों की खुशबू भी उस तेज बदबू को नहीं छिपा पाई जो हैरी को बारूद जैसी लग रही थी। कमरे में ज्यादातर जगह कार्डबोर्ड के डिब्बे ने घेर रखी थी, जिनके बीच में हैरी के स्कूल का संदूक रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे हाल फिलहाल उस कमरे का इस्तेमाल माल गोदाम के रूप में किया जाता था। हेडविग ने एक बड़ी अलमारी के ऊपर अड्डा बना लिया था और वह हैरी की तरफ देखकर खुशी से कुटकुटाई। फिर वह खिड़की से उड़कर बाहर निकल गई। हैरी समझ गया कि वह शिकार पर जाने से पहले उसे देखने का इंतजार कर रही थी। हैरी ने मिसेस वीजली से गुड नाइट की, पैजामा पहना और पलंग पर पहुंच गया। तकिए के कवर के नीचे कोई सख्त चीज थी। उसने भीतर हाथ डालकर एक चिपचिपी बैगनी नारंगी टॉफी बाहर निकाली। वह पहचान गया कि यह वमनकारी टॉफी है। मुस्कुराते हुए उसने करवट बदली और तत्काल सो गया। हैरी को ऐसा लगा जैसे कुछ पल बाद ही उसे किसी तोप के गोले ने जगा दिया हो। यह दरवाजा खुलने की आवाज थी, जो धड़ाम से खुल गया था। वह उठकर सीधा बैठ गया। उसे पर्दे के खिंचने की आवाज सुनाई दी। तेज धूप दोनों आंखों में चुभने लगी। एक हाथ से अपनी आंखों को बचाते हुए वह दूसरे हाथ से अपने चश्मे की तलाश करने लगा। क्या रहा है? हमें नहीं पता था कि तुम आ चुके हो। एक तेज और रोमांचित आवाज आई। फिर किसी ने उसके सिर पर तेजी से मारा। रॉन, उसे मारो मत, एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो रॉन को डांट रही थी। हैरी के हाथ को चश्मा मिल गया और उसने उसे लगा लिया। हालांकि धूप इतनी चमकदार थी कि चश्मा लगाने के बाद भी उसे देखने में मुश्किल हो रही थी। पल भर के लिए एक लंबी छाया उसके सामने कांपी। उसने पलकें झपकाई। उसे रॉन वीजली दिखाई दिया, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ठीक हो? बहुत बढ़िया, हैरी ने अपने सिर के ऊपरी हिस्से को मलते हुए कहा और दोबारा अपने तकिए पर लुढ़क गया। तुम कैसे हो? बुरा नहीं हूँ, रॉन ने कार्डबोर्ड का डिब्बा खींचकर उस पर बैठते हुए कहा।
तुम यहाँ कब पहुंचे? मम्मी ने हमें बस अभी अभी बताया है। रात को 1 बजे। मगलू ठीक थे? उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया? हमेशा जैसा ही, हैरी ने कहा जब हरमाइनी उसके पलंग के कोने पर बैठ गई। उन्होंने मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन मुझे उनका यह तरीका ज्यादा पसंद है। तुम कैसी हो हरमाइनी? ओह, मैं ठीक हूँ, हरमाइनी बोली, जो हैरी की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो बीमार हो। हैरी इसका कारण जानता था, और चूंकि वो इस समय सीरियस की मौत या किसी और दुखद विषय के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, कितने बज गए? क्या नाश्ते का समय बीत गया? रॉन ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, उसके बारे में चिंता मत करो, मम्मी ट्रे में तुम्हारा नाश्ता लेकर आ रही हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें ठीक से खाने को नहीं मिला है। तो क्या चल रहा है? ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो अपने अंकल आंटी के यहाँ उलझा हुआ था, है ना? छोड़ो भी, रॉन बोला, तुम डंबलडोर के साथ आए हो। यह उतना रोमांचक नहीं था। वे तो बस यह चाहते थे कि मैं एक पुराने टीचर को रिटायरमेंट छोड़कर हॉगवर्ट्स आने के लिए राजी कर लूं। उनका नाम हॉरेस स्लगहॉर्न है। ओह, रॉन ने निराश दिखते हुए कहा, हमने सोचा था। हरमाइनी ने रॉन की तरफ चेतावनी भरी निगाह डाली, जिससे रॉन ने तत्काल आगे के शब्द बदल दिए। हमने सोचा था कि ऐसी ही कोई बात होगी। तुमने सोच लिया था? हैरी ने दिलचस्पी से कहा। हाँ, अब अमरीश जा चुकी है। निश्चित रूप से हमें गुप्त कलाओं से रक्षा के नए टीचर की जरूरत होगी, है ना? तो वे कैसे हैं? वे कुछ हद तक वॉलरस की तरह दिखते हैं, और वे नागशक्ति के प्रमुख थे, हैरी ने कहा। कुछ गड़बड़ है हरमाइनी? हरमाइनी हैरी को इस तरह देख रही थी जैसे किसी भी पल अजीब से लक्षणों के प्रकट होने की उम्मीद कर रही हो। उसने अपने चेहरे के भाव जल्दी से छिपाकर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। नहीं, जाहिर है नहीं। तो क्या स्लगहॉर्न को देखकर लग रहा था कि वे अच्छे टीचर होंगे? पता नहीं, हैरी ने कहा। वे अमृत से तो बुरे नहीं हो सकते, है ना? मैं एक और को जानती हूँ जो अमृत से भी बुरी है। दरवाजे की तरफ से एक आवाज आई। रॉन की छोटी बहन जिनी कमरे में आ रही थी और चिड़चिड़ी दिख रही थी। हाय हैरी, रॉन ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? वही, जिनी ने खुद को हैरी के पलक पर फेंकते हुए कहा, वह मुझे पागल किए दे रही है। अब उसने क्या किया? हरमाइनी ने सहानुभूति से पूछा। वह मुझसे इस अंदाज में बात करती है, तुम सोचोगे कि मेरी उम्र 3 साल है। मैं जानती हूँ, हरमाइनी ने अपनी आवाज नीची करते हुए कहा। वह हमेशा अपने ही बारे में बोलती रहती है। हैरी यह सुनकर हैरान था कि हरमाइनी मिसेस वीजली के बारे में इस तरह की बातें कर रही थी। वो रॉन को दोष नहीं दे पाया, जिसने गुस्से से कहा, तुम दोनों 5 सेकंड तक उसकी बातें किए बिना नहीं रह सकती। ओह, सही है, उसका बचाव करो, जिनी बोली। हम जानते हैं कि तुम हमेशा उसके आसपास रहना चाहते हो। रॉन की माँ के बारे में यह बड़ी अजीब टिप्पणी लग रही थी। हैरी को लगा कि उसे गलत फहमी हो रही है, इसलिए उसने पूछा, तुम लोग किसके? लेकिन सवाल पूरा होने से पहले ही उसे जवाब मिल गया। बेडरूम का दरवाजा दोबारा खुला और हैरी ने अचानक चादर ठुड्डी तक इतनी जोर से खींची कि हरमाइनी और जिनी उसके बिस्तर से फिसलकर फर्श पर गिर गई। दरवाजे की चौखट पर एक युवती खड़ी थी। वह इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगा अचानक कमरे में उजाला हो गया हो। वह लंबी थी और उसके सुनहरे लंबे बाल थे, जिसमें से चांदी जैसी हल्की चमक निकल रही थी। इस पूर्णता की छवि को पूरा करने के लिए उसने नाश्ते की ट्रे उठा रखी थी। हैरी, उसने भारी आवाज में कहा, तुमसे मिले कितना अरसा हो गया। जब वह चौखट से उसकी तरफ आने लगी तो मिसेस वीजली प्रकट हुई, जो उसके पीछे चली आ रही थी और थोड़ी नाराज दिख रही थी। उस ट्रे को लाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही उसे लाने वाली थी। कोई दिक्कत नहीं हुई, फ्लर डेलाकॉर्न ने कहा। फिर उसने ट्रे हैरी के घुटनों पर रख दी और उसके दोनों गाल एक एक करके चूम लिए। उसके गालों पर जिस जगह फ्लर के होंठ लगे थे, वहां हैरी को गर्मी महसूस हुई। मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब थी। तुम्हें मेरी बहन गैब्रियल याद है? वह हमेशा हैरी पॉटर की ही बातें करती है। वह तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुश होगी। क्या वह भी यही है? हैरी ने भर्राई आवाज में कहा। नहीं, मूर्ख लड़के, फ्लर खिलखिलाते हुए बोली। मेरा मतलब है अगली गर्मी में, जब हमारी। लेकिन क्या तुम्हें कुछ नहीं मालूम? फ्लर की बड़ी बड़ी नीली आंखें चौड़ी हो गई और उसने मिसेस वीजली की तरफ सवालिया निगाह डाली, जिन्होंने कहा, हम अब तक उसे ये बात नहीं बता पाए हैं। फ्लर हैरी की तरफ मुड़ी और उसने अपने लंबे बालों की चादर लहराई, जिससे वे मिसेस वीजली के चेहरे पर पड़े। बिल और मेरी शादी होने वाली है।
ओह, हैरी ने सूनेपन से कहा। उसका ध्यान इस तरफ गया कि मिसेस वीजली, हरमाइनी और जिनी एक दूसरे से निगाह मिलाने से बच रही थी। वाह और बधाइयां। फ्लर ने तेजी से झुककर उसे दोबारा चूम लिया। बिल इन दिनों बहुत व्यस्त है, बहुत मेहनत कर रहा है। मैं अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए ग्रीन कॉर्ड बैंड में पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, इसलिए वह मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आया है ताकि पूरे परिवार को अच्छे से जान लूं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम आ रहे हो। यहाँ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जब तक कि आपको खाना बनाना और मुर्गी पालना पसंद ना हो। अच्छा, अपने नाश्ते का आनंद लो, हैरी। इन शब्दों के साथ वह अदा से मुड़ी और जैसे तैरती हुई कमरे के बाहर चली गई। जाते समय वह धीरे से दरवाजा बंद कर गई। मिसेस वीजली ने एक आवाज निकाली जो जैसी थी। जिनी धीरे से बोली, मम्मी उसे चिढ़ती हैं। मैं उसे चिढ़ती नहीं हूँ, मिसेस वीजली ने चिढ़कर फुसफुसाते हुए कहा। मैं तो बस सोचती हूँ कि उन्होंने जल्दबाजी में सगाई कर ली है, बस इतनी सी बात है। वे एक दूसरे को साल भर से जानते हैं, रॉन बोला, जो अजीब तरीके से बोराया हुआ दिख रहा था और बंद हुए दरवाजे को घूर रहा था। अच्छा, बस इतना समय काफी नहीं है। जाहिर है मैं जानती हूँ यह क्यों हुआ है। यह सब तुम जानते हो कौन के लौटने के कारण पैदा हुई और निश्चितता के चलते हुआ है। लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि वे कल मर जाएं, इसलिए जल्दबाजी में ऐसे बहुत से निर्णय ले रहे हैं जिन्हें लेने से पहले वे आम तौर पर ज्यादा समय विचार करते। पिछली बार भी यही हुआ था जब वह शक्तिशाली था। हर तरफ लोग जल्दबाजी में शादी कर रहे थे, जिनमें आप और डैडी भी शामिल थे, जिनी ने चालाकी से कहा। देखो, तुम्हारे डैडी और मैं बने ही एक दूसरे के लिए थे, इसलिए इंतजार करने से क्या फायदा होता, मिसेस वीजली बोली। जबकि बिल और फ्लर, देखो दोनों में दरअसल क्या समानता है। वह एक मेहनती यथार्थवादी किस्म का इंसान है, जबकि वह सफेद भैंस है, जिनी ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन बिल इतना यथार्थवादी भी नहीं है, वह शाप तोड़ने वाला है ना? उसे भी रोमांच और ग्लैमर पसंद है। मुझे लगता है कि वह इसलिए कफ का दीवाना हुआ होगा। उसे इस नाम से मत पुकारो, जिनी, मिसेस वीजली ने तीखी आवाज में कहा, जब हैरी और हरमाइनी हंसने लगे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। हैरी, अंडे अभी गर्म हैं, उन्हें जल्दी से खा लो। वे परेशान दिखती हुई कमरे से चली गई। रॉन अब भी थोड़ा बोराया हुआ दिख रहा था। वो अपना सिर इस तरह हिला रहा था जैसे कोई कुत्ता अपने कानों से पानी निकालने की कोशिश कर रहा हो। हैरी ने पूछा, अगर वह इसी घर में रह रही है तो क्या तुम्हें अब तक उसकी आदत नहीं पड़ी? रॉन बोला, दरअसल वह अचानक उछलकर सामने आ जाती है, जैसे अभी आई थी। यह बहुत दुखद है, हरमाइनी ने आवेश में कहा और रॉन से उतनी दूर चली गई जितनी वह जा सकती थी। दीवार के पास पहुंचकर वो अपनी बाह बांधकर उसकी तरफ मुड़ गई। जिनी ने रॉन से हैरान होकर पूछा, तुम उसे हमेशा के लिए तो इस घर में नहीं चाहते हो? जब रॉन ने कंधे उचका दिए तो वह आगे बोली, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि मम्मी से रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। हैरी ने पूछा, वे ऐसा कैसे करेंगी? वे टोंक्स को डिनर पर बुलाने की कोशिश करती रहती हैं। मुझे लगता है वे ये उम्मीद कर रही हैं कि बिल फ्लर के बजाय टोंक्स को पसंद करने लगेगा। काश ऐसा हो जाए। मुझे अपने परिवार में टोंक्स ज्यादा पसंद आएगी। हाँ, जैसे उनका ये तरीका कामयाब हो जाएगा, रॉन ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा। सुनो, जिसका भी दिमाग सही होगा वह फ्लर के आसपास रहते समय टोंक्स का दीवाना नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, टोंक्स जब अपने बालों और नाक के साथ मूर्खतापूर्ण काम नहीं करती है तो वह ठीक ठाक दिखती है, लेकिन वह कफ से बहुत अच्छी दिखती है, जिनी बोली, और ज्यादा बुद्धिमान भी है। वह औरत है, हरमाइनी ने कोने से कहा। हैरी बोला, फ्लर मूर्ख नहीं है, वो इतनी समझदार है कि जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट के लिए चुनी गई थी। तो तुम भी उसे पसंद करते हो, हरमाइनी ने कटुता से कहा। जिनी ने ताना मारते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह तुम्हें जिस तरह से हैरी कहती है वह तुम्हें अच्छा लगता है ना? नहीं, कहा और सोचने लगा कि काश उसने कुछ नहीं कहा होता। मैं तो बस कह रहा था कि कफ, मेरा मतलब है फ्लर, मैं परिवार में टोंक्स को ज्यादा पसंद करूंगी, जिनी ने कहा। कम से कम वह खुशमिजाज तो है, रॉन बोला। कुछ समय से उसकी खुशमिजाजी गायब हो गई है। मैंने उसे जब भी देखा है वो मायूस मीना जैसी लगी है। यह ठीक नहीं है, हरमाइनी ने सख्ती से कहा। वह अभी तक सदमे से नहीं उभर पाई है। देखो, मेरा मतलब है वो उसका कजिन था। हैरी का दिल डूब गया। वे सीरियस के विषय पर आ चुके थे। उसने कांटा उठाया और अंडे को अपने मुंह में भरने लगा ताकि बातचीत में शामिल होने से बच सके। टोंक्स और सीरियस एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं थे।
रॉन बोला। टॉन्क्स की आधी जिंदगी तो सीरियस अज़्काबान में था और उससे पहले उनके परिवार कभी नहीं मिले थे। बात यह नहीं है, हरमाइनी ने कहा। दरअसल उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से ही सीरियस की मौत हुई थी। न चाहते हुए भी हैरी के मुंह से निकल पड़ा। उसे ऐसा क्यों लगता है? देखो, वो बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज से लड़ रही थी, है ना? उसे लगता है अगर वो उसे खत्म कर देती तो बेलाट्रिक्स सीरियस को नहीं मार पाती। रॉन बोला। यह तो मूर्खतापूर्ण है। यह बचने वाले का अपराध बोध है, हरमाइनी बोली। मैं जानती हूँ ल्यूपिन ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वह अब भी बहुत दुखी है। दरअसल उसे तो अब अपने जादू रूपांतरण में भी दिक्कत आ रही है। किसमें? वो अपना हुलिया उस तरह नहीं बदल पा रही है जिस तरह वो पहले बदला करती थी, हरमाइनी ने स्पष्ट किया। मुझे लगता है सदमे के कारण उसकी क्षमता कम हो गई होगी, हैरी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं भी नहीं जानती थी, हरमाइनी ने कहा, लेकिन लगता है अगर कोई सचमुच दुखी हो। दरवाजा दोबारा खुल गया और मिसेस वीजली ने अपना सिर अंदर डाला। जिनी, वे फुसफुसाकर बोली, नीचे आकर लंच बनाने में मेरी मदद करो। मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ, जिनी ने तैश में आते हुए कहा। फौरन आओ, मिसेस वीजली बोली और चली गईं। जिनी ने चिढ़कर कहा, वे मुझे सिर्फ इसलिए बुला रही हैं ताकि उन्हें कफ के साथ अकेले न रहना पड़े। उसने फ्लर की नकल करते हुए अपने लंबे लाल बाल लहराए और अपनी बाहें किसी नर्तकी की तरह फैलाकर कमरे में फुदकती हुई चलने लगी। जाते समय वो बोली, तुम लोग भी जल्दी से नीचे आ जाना। हैरी ने कुछ समय की खामोशी का फायदा उठाते हुए थोड़ा नाश्ता कर लिया। हरमाइनी फ्रेड और जॉर्ज के संदूक में देख रही थी, हालांकि बीच बीच में वो हैरी की तरफ कनखियों से देखती जा रही थी। रॉन हैरी का टोस्ट खा रहा था, लेकिन वो अब भी सपनीले अंदाज में दरवाजे को ताक रहा था। हरमाइनी ने अंततः पूछा, यह क्या है? उसके हाथ में एक छोटे टेलीस्कोप जैसी चीज दिख रही थी। क्या पता, रॉन ने कहा, लेकिन अगर फ्रेड और जॉर्ज इसे यहाँ छोड़ गए हैं तो इसका मतलब शायद यह है कि यह अभी जोक शॉप के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सावधान रहना। तुम्हारी मम्मी कहती है कि उनकी दुकान अच्छी चल रही है, हैरी ने कहा। उन्होंने कहा था कि फ्रेड और जॉर्ज में अच्छी व्यावसायिक बुद्धि है। उन्होंने कम कहा था, रॉन ने कहा। वे लोग तो गैलियनों में खेल रहे हैं। मैं उनकी दुकान देखने के लिए बेताब हूँ। हम अभी तक छूमंतर गली में नहीं गए हैं क्योंकि मम्मी कहती है कि सुरक्षा की दृष्टि से वे डैडी के साथ वहां जाना चाहती हैं और डैडी को ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिलती है। वैसे दुकान के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली है। और पर्सी? हैरी ने पूछा। पर्सी तीसरे नंबर का विजली भाई था जो बाकी परिवार से अलग हो गया था। क्या वो दोबारा तुम्हारे मम्मी डैडी से बातें करने लगा है? नहीं, रॉन बोला, लेकिन अब वो जान गया है कि तुम्हारे डैडी वोल्डेमॉर्ट की वापसी के बारे में सही कह रहे थे। डंबलडोर कहते हैं कि लोग दूसरों की सही बात के बजाय गलत बात के लिए उन्हें ज्यादा जल्दी से माफ कर देते हैं, हरमाइनी ने कहा। रॉन, मैंने उन्हें तुम्हारी मम्मी को ये बात कहते सुना था, रॉन बोला। डंबलडोर ही इसी तरह की अजीब बात कह सकते हैं, हैरी ने कहा। वे इस साल मुझे अलग से सिखाने वाले हैं। रॉन का टोस्ट उसके गले में अटक गया और हरमाइनी ने तेजी से सांस खींची। रॉन ने पूछा, तुमने अब तक की बात क्यों नहीं बताई? मुझे अभी अभी याद आया, हैरी ने सच्चाई बता दी। उन्होंने मुझे कल रात को तुम्हारे झाड़ू घर में बात बताई थी। ओह, डंबलडोर के साथ अलग से पढ़ाई, रॉन ने प्रभावित दिखते हुए कहा। क्या पता वे ऐसा क्यों? उसकी आवाज धीमी होती चली गई। हैरी ने देखा कि वह और हरमाइनी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हैरी ने अपना छुरी कांटा नीचे रख दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हालांकि वो बिस्तर पर बैठने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। डंबलडोर ने उसे ये बात उन्हें बताने के लिए कहा था, तो क्यों ना अभी बता दी जाए। उसने अपनी आंखें कांटे पर जमा दी जो उसकी गोद पर पड़ती धूप में चमक रहा था, और फिर बोला, मैं यह तो नहीं जानता कि वो मुझे क्या सिखाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वे भविष्यवाणी के कारण ऐसा करेंगे। रॉन या हरमाइनी कुछ नहीं बोले। हैरी को लगा वे मूर्ति की तरह स्थिर हो गए थे। वह अब भी अपने कांटों की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग जानते ही हो वह भविष्यवाणी जिसे वे मंत्रालय से चुराने की कोशिश कर रहे थे। हरमाइनी ने जल्दी से कहा, कोई भी नहीं जानता है कि भविष्यवाणी में क्या कहा गया था, वह तो टूट गई थी। हालांकि दैनिक जादूगर कहता है, रॉन ने कहना शुरू किया, लेकिन हरमाइनी बोली, दैनिक जादूगर सही कहता है, हैरी ने बहुत कोशिश करके उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। हरमाइनी डरी हुई दिख रही थी और रॉन हैरान था। टूटने वाला कांच का गोला भविष्यवाणी का इकलौता रिकॉर्ड नहीं था। मैंने डंबलडोर के ऑफिस में पूरी भविष्यवाणी सुनी थी। भविष्यवाणी उन्हीं के सामने की गई थी, इसलिए वे मुझे बता सकते थे। उन्होंने कहा था, हैरी ने गहरी सांस ली, कि मुझे ही वोल्डेमॉर्ट को खत्म करना पड़ेगा। कम से कम उसमें यह कहा गया है कि जब तक एक जिंदा है तब तक दूसरा जिंदा नहीं रह सकता।
वे तीनों एक पल के लिए खामोशी में एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और हरमाइनी काले धुएं के पीछे ओझल हो गई। हरमाइनी! हैरी और रॉन चिल्लाए। नाश्ते की ट्रे छंद से फर्श पर फिसल गई। हरमाइनी खांसते हुए धुएं से बाहर निकली। उसके हाथ में टेलीस्कोप था और उसकी आंख बैंगनी काली हो गई थी। उसने कहा, मैंने इसे दबाया और इसने मुझे मुक्का मार दिया। उन्होंने देखा कि टेलीस्कोप के सिरे पर लगी लंबी स्प्रिंग पर एक छोटी मुट्ठी थी। चिंता मत करो, रॉन ने कहा, जो अब स्पष्ट रूप से हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। मम्मी इसे ठीक कर देंगी। वे छुटपुट चोटों को ठीक करने में माहिर हैं। ओह, इस वक्त इसकी चिंता मत करो, हरमाइनी ने जल्दी से कहा। हैरी, ओह हैरी! वह एक बार फिर हैरी के पलंग के कोने पर बैठ गई। जब हम मंत्रालय से वापस लौटे थे तो हम सोच रहे थे, जाहिर है हम तुमसे कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन ल्यूसियस मैल्फॉय ने भविष्यवाणी के बारे में जो कहा था उसके अनुसार यह तुम्हारे और वोल्डेमॉर्ट के बारे में ही थी। इसलिए हमने सोचा कि यह इसी तरह की बात होगी। ओह हैरी! हरमाइनी ने हैरी की तरफ घूरा, फिर फुसफुसा कर पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब उतना नहीं लग रहा जितना पहले लग रहा था, हैरी ने कहा। जब मैंने पहली बार इसे सुना था तब बहुत डर लगा था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा से जानता था कि मुझे आखिर में उसका सामना करना ही होगा। जब हमने सुना था कि डंबलडोर तुम्हें व्यक्तिगत रूप से लेने जा रहे हैं तो हमने सोचा था कि वे भविष्यवाणी के संबंध में तुम्हें कुछ बता या दिखा सकते हैं, रॉन ने उत्सुकता से कहा। और हमने एक तरह से सही सोचा था, है ना? अगर उन्हें लगता है कि तुम कामयाब नहीं हो सकते तो वे तुम्हें सिखाने की योजना नहीं बनाते, वे अपना समय बर्बाद नहीं करते। उनके हिसाब से तुम सफल हो सकते हो। यह सच है, हरमाइनी बोली। मैं सोच रही हूँ कि वे तुम्हें जाने क्या सिखाएंगे हैरी। सचमुच ऊंचे स्तर का रक्षात्मक जादू या शायद सशक्त प्रतिकारक मंत्र, शापों के तोड़। लेकिन सच तो यह था कि हैरी कुछ नहीं सुन रहा था। उसके भीतर एक गर्मी फैल रही थी जिसका धूप से कोई संबंध नहीं था। उसके सीने की एक सख्त गांठ अब खुल रही थी। वह जानता था कि रॉन और हरमाइनी बहुत सदमे में थे। वे अपनी भावनाएं खुलकर नहीं बता रहे थे, लेकिन इतना ही काफी था कि वे अब भी उसके साथ थे। वे उससे तसल्ली के शब्द बोल रहे थे और इस तरह नहीं कतरा रहे थे जैसे वह दूषित या खतरनाक हो। उसे इतना बढ़िया लग रहा था कि वह अपनी भावना शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। यानी आम तौर पर बचाव का जादू, हरमाइनी ने बात पूरी की। कम से कम तुम जानते हो कि इस साल तुम एक ऐसा सबक पढ़ोगे जो रॉन और मुझसे ज्यादा होगा। मैं सोचती हूँ कि हमारे OWL का परिणाम जाने कब आएगा, रॉन ने कहा। अब ज्यादा देर नहीं होगी, 1 महीना तो हो चुका है। ठहरो, हैरी ने कहा, जब पिछली रात की बातचीत का एक और हिस्सा उसे याद आया। मुझे लगता है डंबलडोर ने कहा था कि OWL के परिणाम आज ही आने वाले हैं। आज? हरमाइनी चिल्लाई। आज? लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं? ओह हे भगवान, तुम्हें बता देना चाहिए था। वो उछलकर खड़ी हो गई। मैं देखने जा रही हूँ कि उल्लू आए हैं या नहीं। पूरे कपड़े पहनने के बाद जब हैरी 10 मिनट बाद अपने हाथ में नाश्ते की खाली ट्रे लेकर नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि हरमाइनी किचन की टेबल पर बहुत परेशान हाल बैठी थी, जबकि मिसेस वीजली उसकी चोट को ठीक कर रही थी ताकि वो पांडा जैसी ना दिखे। यह हटता ही नहीं है, मिसेस वीजली चिंता से कह रही थी। वे अपनी छड़ी हाथ में लेकर हरमाइनी के पास खड़ी थी और उनके दूसरे हाथ में उपचारकों की सहायक पुस्तक थी जिसमें चोट, घाव और निशान अध्याय खुला था। इससे पहले तो यह उपाय हमेशा कारगर साबित हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिनी बोली। यह फ्रेड और जॉर्ज का मजाकिया विचार होगा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया होगा कि यह ठीक ना हो सके। लेकिन इसे ठीक होना ही पड़ेगा, हरमाइनी चीखी। मैं ऐसा मुंह लेकर हमेशा नहीं रह सकती। तुम हमेशा ऐसी नहीं रहोगी बेटी, चिंता मत करो, हम इसका इलाज खोज लेंगे, मिसेस वीजली ने तसल्ली देते हुए कहा। फ्लर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल ने मुझे बताया था कि फ्रेड और जॉर्ज बड़े मस्खरे हैं। हाँ, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही हूँ, हरमाइनी ने तेज आवाज में कहा। वो उछलकर खड़ी हुई और किचन में चारों तरफ घूमती हुई अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। मिसेस वीजली, आपको पूरा यकीन है कि आज सुबह कोई उल्लू नहीं आया है? हाँ, मुझे पता चल जाता, मिसेस वीजली ने धैर्य से कहा। अभी तो 9 ही बजे हैं, अब भी काफी समय है। मैं जानती हूँ कि मेरा पुरातन लिपियों का पेपर गड़बड़ हो गया था, हरमाइनी ने आवेश में बुदबुदाते हुए कहा। मैंने निश्चित रूप से अनुवाद की एक गंभीर गलती कर दी थी और गुप्त क्लास रक्षा का प्रैक्टिकल्स भी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। उस वक्त मुझे लगा था कि रूपांतरण का पेपर अच्छा गया था, लेकिन अब मुझे लगता है। हरमाइनी, क्या तुम चुप रहोगी? घबराहट सिर्फ तुम्ही को नहीं हो रही है, रॉन चिल्लाया। और जब तुम्हें 11 आउटस्टैंडिंग OWL मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, हरमाइनी बोली और उसे अपने हाथ तेजी से लहराए। मैं जानती हूँ कि मैं हर विषय में फेल हो जाऊंगी।
अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा? हैरी ने यूं ही पूछा, लेकिन इस बार भी जवाब हरमाइनी ने ही दिया। हम अपने हाउस प्रमुखों के साथ अपने विकल्पों पर विचार करेंगे। मैंने पिछले टर्म के अंत में प्रोफेसर मैगोनिकल से पूछा था। हैरी के पेट में कपकपी छूट गई। उसने सोचा कि काश उसने कम नाश्ता किया होता। फ्लर ने गर्व से कहा, बॉबैटन्स में हमारे यहाँ अलग तरीके से काम होता है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा था। हम 5 नहीं बल्कि 6 साल की पढ़ाई के बाद परीक्षा देते हैं और फिर। फ्लर के शब्द अचानक चीख में डूब गए। हरमाइनी किचन की खिड़की के पार इशारा कर रही थी। 3 काले बिंदु आसमान में साफ दिखाई दे रहे थे, जो लगातार बड़े होते जा रहे थे। वे निश्चित रूप से उल्लू हैं, रॉन भर्राई आवाज में बोला और खिड़की पर हरमाइनी के पास जाने के लिए उछलकर खड़ा हो गया। और वे 3 हैं, हैरी ने कहा और हरमाइनी के दूसरी तरफ पहुंच गया। हम में से हर एक के लिए एक, हरमाइनी ने दहशत भरी फुसफुसाहट में कहा। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। उसने हैरी और रॉन दोनों की कोहनियां कसकर पकड़ ली। उल्लू सीधे घर की तरफ उड़ रहे थे। वे 3 थे और जब वे घर की तरफ आने वाले रास्ते पर थोड़ा नीचे आए तो यह स्पष्ट हो गया कि उनमें से प्रत्येक एक बड़ा चौकोर लिफाफा लेकर आ रहा था। ओ नहीं, हरमाइनी चीखी। मिसेस वीजली उनके पास से जैसे तैसे गुजरी और उन्होंने किचन की खिड़की खोल दी। 1, 2, 3 उल्लू उसमें से उड़ते हुए आए और टेबल पर उतर गए। उन तीनों ने अपने दाहिने पंजे आगे बढ़ा दिए। हैरी आगे बढ़ा। उसके नाम आई चिट्ठी बीच वाले उल्लू के पैर में बंधी थी। उसने कांपती उंगलियों से इसे खोला। उसकी बाई तरफ रॉन अपना परिणाम निकालने की कोशिश कर रहा था। हरमाइनी के हाथ तो इतनी जोर से कांप रहे थे कि उल्लू भी कांपने लगा था। किचन में कोई भी कुछ नहीं बोला। आखिरकार हैरी लिफाफा खोलने में कामयाब हो गया। उसने इसे फटाफट खोला और अंदर के चंपत्र को पढ़ने लगा। सामान्य जादूगरी स्तर परिणाम, पासिंग ग्रेड आउटस्टैंडिंग O, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन E, एक्सेप्टेबल A, फेल ग्रेड पुअर P, ड्रेडफुल D और ट्रॉल T। हैरी जेम्स पॉटर का परिणाम, खगोल शास्त्र A, जादुई प्राणियों की देखभाल E, सम्मोहन E, गुप्त कलाओं से रक्षा O, ज्योतिष P, जड़ी बूटी विज्ञान E, जादू का इतिहास D, जादुई काढ़े E, रूपांतरण E। हैरी ने चंपत्र को कई बार पढ़ा और हर बार ज्यादा राहत के साथ पढ़ा। यह बिल्कुल ठीक था। उसे हमेशा से पता था कि वह ज्योतिष में फेल हो जाएगा और जादू का इतिहास में तो उसके पास होने की कतई संभावना नहीं थी, क्योंकि वह आधी परीक्षा में ही लुढ़क गया था। लेकिन वह बाकी सभी विषयों में पास हो गया था। उसने अपनी उंगली ग्रेड्स पर घुमाई। वह रूपांतरण और जड़ी बूटी विज्ञान में अच्छी तरह पास हो गया था। यहाँ तक कि जादुई काढ़े में भी उसे ई मिल गया था। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि उसे गुप्त कलाओं से रक्षा में आउटस्टैंडिंग मिला था। उसने मुड़कर चारों तरफ देखा। हरमाइनी की पीठ उसकी तरफ थी और उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन रॉन आनंदित दिख रहा था। सिर्फ ज्योतिष और जादू के इतिहास में फेल हुआ हूँ और उनके बारे में किसे परवाह है, उसने हैरी से खुशी से कहा। अब हम एक दूसरे के परिणाम देखते हैं। हैरी ने रॉन के ग्रेड देखे। उसे किसी भी विषय में आउटस्टैंडिंग नहीं मिला था। जानता था कि तुम गुप्त कलाओं से रक्षा में अव्वल रहोगे, रॉन ने हैरी के कंधे पर मुक्का मारते हुए कहा। हमने बिल्कुल ठीक किया, है ना? बहुत बढ़िया, मिसेस वीजली ने गर्व से कहा और प्यार से हाथ फेरकर रॉन के बाल बिखेर दिए। 7 OWL, फ्रेड और जॉर्ज ने तो मिलाकर भी इतने हासिल नहीं किए थे। हरमाइनी, जिनी ने कहा, क्योंकि हरमाइनी अब तक नहीं मुड़ी थी। तुम्हारा परिणाम कैसा रहा? मैं बुरा नहीं है, हरमाइनी धीमी आवाज में बोली। छोड़ो भी, रॉन ने उसके पास जाकर उसके हाथ से परिणाम छीनते हुए कहा। हाँ, 10 आउटस्टैंडिंग और 1 एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन गुप्त कलाओं से रक्षा में। उसने उसकी तरफ आधी दिलचस्पी और आधी उलझन से देखा। सच तो यह है कि तुम्हें निराशा हुई है ना? हरमाइनी ने इनकार में सिर हिला दिया, लेकिन हैरी हंसने लगा। अच्छा, तो अब हम NEWT विद्यार्थी बन गए हैं, रॉन मुस्कुराया। मम्मी, और कबाब है क्या? हैरी ने अपने परीक्षा परिणामों की तरफ दोबारा देखा। वे उतने ही अच्छे थे जितनी वो उम्मीद कर सकता था। उसे बस एक ही अफसोस हो रहा था, यह उसके ऑरर बनने की महत्वाकांक्षा का अंत था। उसे जादुई काढ़े में अपेक्षित ग्रेड नहीं मिले थे। वो हमेशा से जानता था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसे अपने पेट में खलबली का एहसास हुआ जब उसने वहां पर एक छोटा सा काला ई देखा।
दरअसल यह अजीब था क्योंकि एक प्राणभक्षी ने भेष बदलकर हैरी को पहली बार बताया था कि वह एक अच्छा ऑरर बन सकता है, लेकिन न जाने क्यों यह विचार उस पर हावी हो गया था और वह दरअसल किसी और करियर के बारे में नहीं सोच सकता था। यही नहीं, यह उसे तब से अपना सही भविष्य भी लगता था जब से उसने 1 महीने पहले भविष्यवाणी सुनी थी, एक के जिंदा रहते दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। अगर वह उच्च प्रशिक्षित जादूगरों के दल में शामिल हो जाए जिनका काम वोल्डेमॉर्ट को पकड़ना और मारना था, तो शायद वह भविष्यवाणी को पूरा कर पाएगा और सर्वश्रेष्ठ ढंग से आत्मरक्षा कर पाएगा।